हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप हम लोगों की चर्चा चल रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और कुछ डिस्कस करना बाकी है। तो लास्ट डे हमने आपसे डिस्कस किया था पर्सनली कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, प्लस उसके साथ में हमने उसने उपाधियाँ कौन कौन सी धारण की थी इसके बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया था। और इसके बाद में उसके समक्ष जब वो गोरी उसको गद्दी पर बिठाता है तो उसके समक्ष जो प्रतिद्वंदी होते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा हैं, जैसे एल्दौज़ हैं, तो इन दोनों की जो तीनों के मध्य जो तिकड़ी होती है उसको ये कैसे सुलझाता है इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ऐबक से संबंधित, यानी ऐबक की कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी। जब वो गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसके समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं और उन कठिनाइयों का उसने किस तरीके से समाधान किया इसके बारे में हम आज आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर समय को देखते हुए। तो अगर हम बात करते हैं ऐबक की कठिनाइयों के बारे में, तो जब ऐबक दिल्ली सल्तनत पर यानी कि लाहौर की गद्दी पर बैठता है तो उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है खड़ी होती हैं, जो उसके समक्ष जो है चैलेंज के रूप में होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कठिनाई कौन सी होती है, तो एक तो ग्वालियर और कालिंजर के राजपूत जो है ऐबक का विरोध कर रहे थे। ठीक है, ये ऐबक का विरोध कर रहे थे। और ये विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऐबक दास था और एक दास से कोई व्यक्ति सुल्तान के पद पर पहुंच जाए बिना खुतबा पढ़ाए, बिना सिक्के चलाए, बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बन जाए, इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक बन जाए, तो ये जो है इन ग्वालियर के और कालिंजर के जो राजपूत थे ये इनको बातें पच नहीं रही थी, तो इन्होंने विरोध भी किया ऐबक का। ठीक है, तो उसका जो है बहुत ही सावधानी से इन सारी कठिनाइयों से जो है इन कठिनाइयों से बचने के लिए इसने बहुत ही कहने का मतलब है कि बहुत ही बेहतर तरीके से इनका सामना किया। ठीक है, तो और इसके बाद में दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी कठिनाई इसके समक्ष थी एल्दौज़ की समस्या। एल्दौज़ की समस्या के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था लास्ट डे कि एल्दौज़ और कुबाचा जो है ये भी इसके समक्ष एक कठिनाई के रूप में थे और ये दोनों एक हो करके ऐबक के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसने कूटनीति खेली थी इन दोनों के साथ में इसने जो है क्या किया, अब वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, और इस कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ कर लिया। वहीं पर यही पॉलिसी इसने एल्दौज़ के साथ भी अपनाई। एल्दौज़ की पुत्री से खुद इसने अपना विवाह किया था, लेकिन ये संबंध बहुत दिनों तक नहीं चला और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में ये इसके समक्ष आया। कौन? एल्दौज़ इसके एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में इसके समक्ष खड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इनकी कठिनाइयों से इसने किस तरीके से इनकी कठिनाइयों का सामना किया और कैसे इनसे जो हो रही थी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कैसे उनको निपटाया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना सिर्फ और सिर्फ समय को वेस्टेज करना होता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में ख्वारिज़्म का शाह था, इससे भी जो है इसको प्रॉब्लम थी। ये जो है ये भी एक अवसर की तलाश में था कि कब समय मिले और हम इस पर अटैक करें और इसके जो है साम्राज्य को जीतें। तो इसको ख्वारिज़्म के शाह की तरफ से भी जो है समस्याएं क्रिएट हो रही थी। फिर इसके बाद में एक आ रहा था बंगाल से, इसको सबसे बड़ी समस्या थी। अब अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल को इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर बंगाल की बात करते हैं तो गोरी जो है अपने समय पर, यानी कि जब गोरी जीवित था तो इसने क्या किया था कि गोरी के समय बख्तियारुद्दीन खिलजी बिहार एवं बंगाल का क्या था, शासक था। यानी कि जो बख्तियारुद्दीन खिलजी था
तो इस बख्तियारुद्दीन खिलजी को जो है गोरी ने बंगाल एवं बिहार का शासक नियुक्त किया। और क्या था, इसने जो है शासक नियुक्त किया तो इसने अपनी राजधानी कौन सी बना ली, लखनौती को बना ली, जो कि वहीं कोलकाता के नज़दीक ही पड़ता था। तो इस लखनौती को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब इसके बाद में अली मर्दान, यानी कि अली मर्दान कौन आता है, इसी समय जब ये लखनौती जो है राजधानी बनाता है कौन, बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो इसी समय एक व्यक्ति की एंट्री होती है यहाँ पर, वो कौन होता है, अली मर्दान। अली मर्दान जो है ऐबक का जो है सहायक होता है। तो ये क्या करता है कि अली मर्दान जो है बख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या करके लखनौती पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्या करता है, लखनौती पर अधिकार कर लेता है। अब जब ये लखनौती पर अधिकार कर लिया तो भाई जो भी बख्तियारुद्दीन खिलजी यानी खिलजी सरदार थे, तो इस अली मर्दान का विरोध किया। जाहिर सी बात है भाई, किसी का अगर नेता मारा जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी, तो जो उसके नेता होंगे तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे। तो यही सिचुएशन थी यहाँ पर कि जब अली मर्दान ने इस बख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस लखनौती पर अधिकार कर लिया, तो जो खिलजी सरदार थे इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया, किसका, अली मर्दान का। और इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, एक मोहम्मद शेरा नामक व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया। कहाँ की गद्दी पर, लखनौती की गद्दी पर। ठीक है, अब जब ये लखनौती की गद्दी पर खिलजी सरदारों ने लखनौती की गद्दी पर मोहम्मद शेरा को बिठा दिया, तो ये जो अली मर्दान था ये डर करके जो है पुनः कहाँ शरण लेता है, ऐबक के पास पहुँचता है। इसका जब विरोध हुआ तो विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि अली मर्दान ऐबक के पास पहुंचता है और ऐबक जो है पुनः इस अली मर्दान की सहायता करता है। और इन खिलजी सरदारों में और ऐबक और जो अली मर्दान था इनके मध्य जो है युद्ध होता है। इस युद्ध में जो खिलजी सरदार होते हैं वो पराजित होते हैं और जो है फिर से पुनः इस अली मर्दान को ऐबक जो है बंगाल और बिहार की गद्दी सौंपता है, यानी कि लखनौती की गद्दी पुनः जो है इसको सौंप देता है ऐबक, किसको, अली मर्दान को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अली मर्दान, जिसको इतना बड़ा अपने स्वामी के द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा, उसकी हेल्प से जो है किसी व्यक्ति को इतना बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा, तो वो जो है उसका क्या, एक दास बनकर रह जाता है। तो ये जो है इसके द्वारा नियुक्त किया हुआ इसका दास ही था कौन, अली मर्दान। तो इस तरह से इसने जो है बंगाल की समस्या इसके समक्ष बहुत बड़ी मुंह फैलाए खड़ी थी, जिसका इसने बहुत सावधानी से जो है इसका सामना किया और उसमें वो जो है सफल भी हुआ ऐबक। ठीक है, तो ये थी किसकी, बंगाल की समस्या थी। और इसके बाद में ऐबक की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ऐसा कौन सा शासक था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय हुई थी। तो आपका आंसर क्या होगा, कोई और नहीं था, ये ऐबक ही था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में लाहौर में जो है चौगान खेल रहा था। इसी समय ये घोड़े से गिर जाता है और घोड़े से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इतनी बड़ी हस्ती का जो है अंत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो लाहौर में ही इसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसकी समस्याएं कौन कौन सी थी और इन समस्याओं का निपटारा इसने कैसे किया। दूसरी चीज़, इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ में ऐबक की कुछ उपलब्धियां भी थी और वो कौन कौन सी उपलब्धियां थी इसके बारे में हम आपसे जानते हैं। तो अगर हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ऐबक एक दास से अपनी कहानी स्टार्ट करता है और इस दास से यात्रा स्टार्ट करता है। दास के बाद में अमीर आखुर का पद ग्रहण करता है। अमीर आखुर का पद ग्रहण करने के बाद में जो है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है इसको भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में
1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के गोरी के जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में वो लाहौर की गद्दी पर बैठता है और धीरे से जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़, पहली सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उसका जो है उसे अमीर ए आखूर का पद जो है प्राप्त हुआ। और इसके बाद में गोरी सबसे अमीर का पद, तो अमीर ए आखूर का पद कौन सा होता था, तो मैंने आपसे कल बताया था कि घुड़साल घुड़साल यानी कि जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं तो उन जो है घोड़े यानी कि उनको अस्तबल बोलते हैं, तो घोड़ों का प्रमुख जो होता था तो इस अमीर ए आखूर पद को ही बोलते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि अमीर ए आखूर कौन सा पद होता है, तो घोड़ों का प्रमुख होता है जिसको अमीर ए आखूर पद दिल्ली सल्तनत के समय कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो है गोरी के साथ अन्य अभियानों पर भी गया और इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन अभियानों में। तो वो अभियान कौन कौन से थे? वो अभियान थे गोर का अभियान, बामियान अभियान और गजनी में भी जो है गोरी के सहायक के रूप में जो है ये गया। यानी कि कहने का मतलब है कि गोरी के कई सारे अभियान, जिसने कि विदेशों में भी इसने अभियान किए, तो वहाँ पर भी जो है उसने बहुत सारे अभियान इसके साथ में किए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में 1192 की अगर हम बात करते हैं तो 1192 में जो है गोरी द्वारा जो है भारतीय प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? इसी ऐबक को। तो अब इसके बाद में 1194 की अगर हम बात करते हैं तो 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और गोरी के बीच में, इसमें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इसके बाद में 1197 में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा की है। वो कौन सा है कि अन्हिलवाड़ के शासक जो थे कौन थे? भीम द्वितीय। ये अन्हिलवाड़ कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो अन्हिलवाड़ के शासक को भी इसने क्या किया? दंडित किया था। और 1202 में जो है परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर और महोबा तथा खजुराहो पर इसने क्या किया था? कब्जा किया था। तो ये जो है इसकी उपलब्धियां थी। अब स्थापत्य के क्षेत्र में अधिकतर उपलब्धियां पूछता है कि इसने कई सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई थी, जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्थापत्य के क्षेत्र में उसने कौन कौन से काम किए थे, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर स्थापत्य की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो इसने जो है एक मस्जिद होती है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद होती है, इसका निर्माण इसने करवाया। तो इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने क्यों करवाया था? तो इस्लामिक विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो ये अजमेर में स्थापित है। ठीक है, अगर अजमेर की बात करते हैं तो ऐसा सुनने को मिला है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो स्मारक एक स्थापित किया गया था वो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। तो ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित की गई राय पिथौरा किले के समीप ही जो है ये स्थित है। कौन? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। अजमेर में जो है राय पिथौरा किला का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसी राय पिथौरा के नज़दीक जो है ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कहते हैं कि ये जहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है यहीं पर पहले, यानी कि जब इसने बनवाया था ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसके पूर्व यहाँ पर 27 जैन मंदिर थे। तो इसी के इन्हीं 27 जैन मंदिरों को जो है इनको गिरा करके इनके ध्वंसावशेषों पर जो है इसका निर्माण करवाया गया था। किसका?
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थापित है, स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। और अगर अजमेर में स्थित है तो कौन से जो है किले के नज़दीक है, तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित किया गया राय पिथौरा के जो किला है उसके नज़दीक स्थापित है। अगर पूछता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके ध्वंसावशेषों पर बसाया गया, तो 27 जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बसाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, जितने हमने फैक्ट दिए हैं सिर्फ इन्हीं पर फोकस कर लीजिए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो है इल्तुतमिश और इस जो राय पिथौरा किला था इसके नज़दीक पर इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर दूसरी मस्जिद आती है ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, दूसरी मस्जिद कौन सी है, ढाई दिन का झोपड़ा है। ढाई दिन का झोपड़ा भी इसने जो है बनवाया था। कहते हैं ये 2.5 दिन में तैयार हुआ था। ये किला जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये 2.5 दिन में तैयार हुआ था, इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया, तो इसका नाम दे दिया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार की अगर बात आती है तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। तो इससे जो है 3-4 शासक जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन कहीं से बनाएगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए, लेकिन आप सक्षम हो जाएंगे उसका आंसर देने में। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ कब करवाया, तो 1199 ईस्वी में करवाया था। और ये कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ तो करवाया लेकिन इसे पूरा नहीं करा पाया। इसको पूरा किसने कराया था, तो इसका एक दास यानी कि दिल्ली सल्तनत की एक जानी मानी हस्ती, इसका दास भी कह सकते हैं, वो कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया था। ठीक है, तो अगर पूछता है कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था, तो आंसर हमारा जाएगा किसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। लेकिन अगर पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आ जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि नहीं ये आंसर गलत है और आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आयोग आंसर गलत नहीं देता है, आपको उसको समझने में प्रॉब्लम होती है या फिर जो टीचर पढ़ाता है वो आपको समझा नहीं पाता है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर निर्माण कार्य पूछता है तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा, और निर्माण कार्य प्रारंभ की अगर बात करता है तो आंसर दूसरा होगा, और निर्माण कार्य पूरा किसने कराया है तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ बहुत अच्छे से। तो अगर हम बात करते हैं कि निर्माण कार्य इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में जो है 3 लोगों ने महती भूमिका निभाई है। पहले तो निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश। इसके बाद में जो है एक तुगलक वंश का शासक आता है, फिरोज शाह तुगलक। ये जो है इसका जो है चौथी मंजिल गिर जाती है, जो बिजली गिरती है यानी वज्राघात होता है, तो इस वजह से उसकी जो चौथी मंजिल होती है तो वो गिर जाती है। तो जो फिरोज शाह तुगलक होता है तो वो क्या करता है कि जो तीसरी मंजिल जब गिर जाती है तो तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल का निर्माण कार्य कौन कंप्लीट कराता है, तो फिरोज शाह तुगलक कराता है। तो इस कुतुब मीनार से 3 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ठीक है, और किसने किसने क्या क्या कार्य कराया है ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। चलिए, तो ये बात थी किसकी, कि इससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। हाँ, अगर एक बात आती है कि कुतुब मीनार का निर्माण
किस सूफी संत की यादगार में प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो एक सूफी संत थे, वो कौन से थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी यादगार में जो है इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी कुतुब मीनार से क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में हमने आपसे बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा किया। अब ये था किसका, स्थापत्य के क्षेत्र में इसकी उपलब्धि कौन कौन सी थी। तो इस स्थापत्य के क्षेत्र में 3 मुख्य रूप से मस्जिदें आती हैं। वो कौन कौन सी आती हैं? पहली आती है कुव्वतुल इस्लाम, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है अजमेर में स्थित है। दूसरी आती है 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसके बाद में तीसरी आती है कुतुब मीनार। तो ये 3 स्थापत्य हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट था स्थापत्य के क्षेत्र में हमने आपको सारी फैक्ट दे दिए। अब हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियाँ क्या थी। तो ये ऐबक को जो है साहित्य से भी बहुत ज़्यादा लगाव था, और साहित्य से लगाव होने की वजह से इसने जो है अपने दरबार में 2 बहुत महत्वपूर्ण और जानी मानी हस्ती अपने दरबार में रखा था। वो कौन से थे? वो एक थे हसन निजामी थे। हसन निजामी ने जो है ताजुल मासिर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। मध्यकालीन भारत के बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? ताजुल मासिर, जो कि इसके दरबार में रहा करता था। दूसरे कौन से थे? दूसरे थे फ़ख्र ए मुदव्विर, जिनकी पुस्तक क्या है? आदाब उल हर्ब सुजात। ये दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें 5 स्टार लगा लीजिए। इसमें इसको भी अक्सर कोई भी एग्ज़ाम हो अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन दोनों क्वेश्चन से आपको जो है ज़रूर क्वेश्चन मिलता है। तो 2 इसके समक्ष 2 पुस्तकें लिखी गई हैं इसके समय। एक तो हसन निजामी की ताजुल मासिर, और दूसरी कौन सी है? फ़ख्र ए मुदव्विर। फ़ख्र ए मुदव्विर की पुस्तक कौन सी है? आदाब उल हर्ब सुजात। ठीक है, तो ये जो फ़ख्र ए मुदव्विर ने अपनी पुस्तक लिखी है, तो ये जो है था तो इसके दरबार में, लेकिन ये जो पुस्तक लिखी है तो ये इल्तुतमिश के समय पर लिखी है, इसके समय पर नहीं लिखी है। कभी कभी कथन और कारण में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये आप जैसे नेट का एग्ज़ाम है तो नेट के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि फ़ख्र ए मुदव्विर की पुस्तक आदाब उल हर्ब सुजात जो है किसके ऐबक के समय लिखी गई, क्या ये क्वेश्चन सही है? ऐसे पूछ लेता है। तो इसमें जो है इसके समय ऐबक के समय नहीं लिखी गई है, बल्कि इल्तुतमिश के समय ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और कल हमने आपसे ये जो हसन निजामी है इनके बारे में भी हमने आपको चर्चा किया था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो आई होप आपको ज़रूर याद होगा। तो हमने क्या बताया था आपको? हसन निजामी के बारे में हमने आपको बताया था कि जब इसको जो है छत्र भेजा था, इसका दासत्व जो दास पद से जो मुक्त हुआ था, तो जो छत्र लेकर के आया था तो वो कौन लेकर के आया था? यही हसन निजामी ही थे जो सम्मान के रूप में छत्र लेकर के आए थे। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो फ़ख्र ए मुदव्विर की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले राजनीतिक मुस्लिम विचारक थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहले राजनीतिक मुस्लिम विचारक कौन से थे तो वो थे फ़ख्र ए मुदव्विर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो साहित्य के क्षेत्र में थे तो इसने क्या क्या इसके समक्ष कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। तो 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, एक ताजुल मासिर जो कि हसन निजामी की है, और दूसरी आदाब उल हर्ब सुजात जो कि फ़ख्र ए मुदव्विर की है। ठीक है, अगर स्थापत्य के क्षेत्र में पूछता है तो इसके मुख्य रूप से 3 स्थापत्य फेमस हैं। एक कुव्वतुल इस्लाम, दूसरा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, और तीसरा कौन सा है? कुतुब मीनार। तो जितने भी इल्तुतमिश से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले थे या जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हमने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते रहिए, जितना हमने फैक्ट दिया है ये पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले आप लोगों से एक शिकायत ज़रूर करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं जो लोग, तो वो लोग सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।